जी लेक्चर नंबर 17। अच्छा जी, नोट्स का पेज नंबर देखें, सेक्शन 40। पेज नंबर कौन सा लगा हुआ है इस पे? 5 लगा हुआ है, सबके पेज नंबर 5 लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये लैपटॉप अभी आधे घंटे में आ जाएगा इंशाल्लाह, ये वैसे ही पढ़ेंगे। डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है? नोट्स किसी के पास ना हो तो हाथ खड़े कर दें भाई, ये नोट्स दे दें इनको। पॉइंट 1 भाई, हमने पॉइंट 1 में कल ये पढ़ा था कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकालते हुए हर किस्म का खर्चा माइनस करने की इजाजत है। इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस पेड बाय द पर्सन। फॉर कोई भी खर्चा जो बंदा कर रहा हो वो माइनस करने की इजाजत है। एनी को अंडरलाइन कर लें। बिल्कुल परेशान ना हो, आज से 10 साल पहले 4 साल पहले इसी तरह पढ़ाया जाता था और बिल्कुल लोग पास भी होते थे, गोल्ड मेडल भी लेते थे, कोई स्क्रीन नहीं उनको नजर आ रही होती थी। बचपन में आप लोगों ने भी इसी तरह पढ़ा हुआ है कि टीचर ने किताब हाथ में पकड़ी होती थी तो आपको पढ़ाई होती थी, टीचर ऐसे बैठा होता तो आप ऐसे बैठे होते थे। अच्छा जी, तो शर्त यह है कि ये खर्चा जो है वो अदर सोर्स कमाने के लिए करें, फिर आपको माइनस करने की इजाजत है। तो पॉइंट 1 पढ़ लें। In computing the income under the income from other source, a reduction shall be allowed for any expense paid by the person if the expenditure is paid in deriving income। साबित क्या करना पड़ेगा कि ये खर्चा उस इनकम को कमाने के लिए किया। अगर ये खर्चा उस इनकम को कमाने के लिए किया तो माइनस करने की इजाजत है। However, no deduction will be allowed for an expenditure of। लेकिन अगर आप कोई फर्नीचर खरीदें, कोई बिल्डिंग खरीदें, कोई और एसेट्स खरीदें ये इनकम कमाने के लिए, तो वो वाले खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो अदर सोर्स का चैप्टर ऐसा कंजूस चैप्टर है जो कहता है कि मैं कैपिटल नेचर के खर्चे माइनस नहीं करने दूंगा। हमने कहा कैपिटल नेचर का खर्चा होता क्या है? कहते हैं एक्सपेंडिचर इज ऑफ कैपिटल नेचर इफ इट इज अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन। एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का तब बनेगा जब ये फायदा दे 1 साल से ज्यादा, तो फिर ये एक्सपेंडिचर किस नेचर का बन जाएगा? कैपिटल नेचर का। पॉइंट 2 काट दें, इसकी जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे काट दें। पॉइंट 3, लेकिन एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है, वो हमने कल पढ़ा था। वो रिलैक्सेशन ये अवेलेबल है कि अगर एक बंदा लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे दे, तो अगर एक बंदा लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे दे, जिसे फैक्ट्री भी कहा जाता है कि आपने फैक्ट्री किराए पे दे दी, तो ऐसी सूरत में माय डियर याद रखिएगा, आपको एक तरफ आ रहा होगा इनका रेंट और दूसरी तरफ आपको खर्चे माइनस करने की इजाजत होगी। वो खर्चे क्या होंगे? वो खर्चे होंगे इस बिल्डिंग की और इस प्लांट की डेप्रीसिएशन। तो अगर एक बंदा अपनी बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे दे तो उसको बिल्डिंग को भी डेप्रिशिएट करने की इजाजत है और प्लांट एंड मशीनरी को भी डेप्रिशिएट करने की इजाजत है। पढ़ें। अ पर्सन रिसीविंग इनकम फ्रॉम किराए पे देना ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, ही शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन। उसको डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है ऑफ एनी प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग यूज, जो वो प्लांट मशीनरी या बिल्डिंग यूज कर रहा है। प्लांट मशीनरी या बिल्डिंग यूज्ड, उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है उसको। एंड इनिशियल अलाउंस ऑफ एनी प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी का इनिशियल अलाउंस भी माइनस करने की इजाजत है।
इनिशियल अलाउंस के साथ लिख लें, इट इज अनदर नेम ऑफ डिप्रिसिएशन। ये डिप्रिसिएशन का एक और नाम है। हाँ जी, किस पॉइंट की? सर अभी आपने जो ये बताया कि आप इससे रेंट अमाउंट भी कमा रहे हो, ये सब जाने की बात पर। जी सादा सी बात की है कि आपने बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी को किराए पे दिया हुआ है, तो आपको क्या रिसीव हो रहा होगा इसका? रेंट। तो उसमें से इनकी डिडक्शन माइनस कर लें। आप पूछो, इनकम से माइनस करेंगे। हाँ, जो आपको किराया आ रहा होगा इन चीज़ों का, उसमें से डिडक्शन का खर्चा माइनस कर लें। बहरहाल इसके सवाल हमने करने आने वाले दिनों में। अभी तो सिंपल सी बात की है, मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। आपने ये चीज़ें किराए पे दे दी, आपको किराया आ रहा है, उसमें से इनकी डिडक्शन माइनस कर लें, तो सिंपल सी बात है। पॉइंट नंबर 3 दोबारा पढ़ लें। अ पर्सन रिसीविंग इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद, जो बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे दे, शेल बी अलाउड अ डिडक्शन, उसको एक खर्चा माइनस करने की इजाजत है, फॉर डेप्रीसिएशन। कैसे निकालते हैं इसकी तफसील हम पढ़ेंगे सेक्शन 22 में। आगे लिखा हुआ है S.22 सेक्शन 22, वो आएगा बिजनेस के चैप्टर में, तब हम डिडक्शन निकालना भी सीखेंगे कैसे निकालनी है। एंड एनी इनिशियल अलाउंस ऑफ एनी प्लांट एंड मशीनरी। जब हम उस चैप्टर में जाएंगे डिडक्शन के चैप्टर में, तो तकरीबन हमें आधा घंटा लगेगा ये समझने में कि सेक्शन 23 क्या है, यानी इनिशियल अलाउंस डिप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्यों है और इसके अंदर डिप्रिसिएशन के अंदर फर्क क्या है। फिलहाल बस ये याद कर लें, दो खर्चे माइनस करने की इजाजत है। नंबर 1 डिप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है, और नंबर 2 इनिशियल अलाउंस माइनस करने की इजाजत है। इनएडमिसिबल डिडक्शंस का मतलब क्या है उर्दू में? अगली हेडिंग दी हुई है इनएडमिसिबल डिडक्शंस। हाँ, वो खर्चे जो माइनस करने की इजाजत है या माइनस करने की इजाजत नहीं है, वो खर्चे जो माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसमें पॉइंट 4 पढ़ के इसका मतलब बता दें मुझे। An expense which is allowed under another head, एक खर्चा जो किसी और हेड में माइनस हो गया, will again not be allowed under this head। वो खर्चा इस हेड में माइनस करने की इजाजत नहीं है। यानी कि मिसाल के तौर पे आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं, तो जो खर्चा यहां पे आपने माइनस कर लिया, क्या वो अदर सोर्स में आकर दोबारा माइनस करने की इजाजत है या नहीं है? नहीं है। तो जो खर्चा आपने किसी एक हेड में माइनस कर दिया, एन एक्सपेंस विच इज अलाउड एज रिडक्शन अंडर अनदर हेड, एन एक्सपेंस विच इज अलाउड एज रिडक्शन अंडर अनदर हेड will again not be allowed under, ये साइड में माइनस करने की इजाजत है या इजाजत नहीं है? नहीं है। क्लियर? पॉइंट नंबर 5 भी पढ़ा हुआ है, पहले कोई हाथ खड़ा करके बता दे। जी बिल्कुल बता दिया आपने। जी आप भी बता दें। एक्सेलेंट जी, बाकी पढ़ लें, बाकी मुझे देख रहे हैं आप दो। भाई आना होता है, रोजाना आना होता है। मेहरबानी। पॉइंट 5, ये 7 वाला से ज्यादा कभी कभी आता है, इसका क्या करें? अच्छा, बिजनेस के चैप्टर में जब हम आएंगे तो उसमें बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, काफी लंबी लिस्ट है। वो खर्च नोट्स मंगवा रहे हो? वो खर्च दे दिए?
हाथ खड़ा करें, किसी को ना मिले हो। हाँ, 1 2 हाइब्रिड में खड़े हो जाएं, जिसको नोट्स ना मिले हो ताकि वो भेज दें। हाथ ना खड़ा करें, खड़े हो जाएं। हाथ खड़े करना नजर नहीं आ रहा अभी। एक स्टूडेंट हाइब्रिड में भाई देखो, और दूसरी क्लास में भी एक स्टूडेंट, दोनों क्लास में स्टूडेंट। अच्छा जी, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। अच्छा जी, बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। अब नोट्स ही मिले, अच्छा ले नहीं। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। बिजनेस के चैप्टर में जो बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, वो लिस्ट इतनी लंबी है कि वो हर चैप्टर में लिखी नहीं जा सकती। मिसाल के तौर पे उन खर्चों में एक ऐसा खर्चा है जिसका नाम है पेनल्टी। तो बिजनेस के चैप्टर में लिखा हुआ है पेनल्टी माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब वो तो बिजनेस इनकम कमाते हुए अगर आप पेनल्टी पे कर दे तो माइनस करने की इजाजत नहीं, लेकिन अगर आप अदर सोर्स की इनकम कमाते हुए भी हुकूमत को कोई पेनल्टी पे कर दी तो आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब इसको उसने यहां कैसे लिखा है वो देख लें। द खर्चे which are not allowed as reduction under the head income from will also not be allowed as reduction under the head income from other source। लिखें इसका मतलब, बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, उस जैसा खर्चा अगर इधर कर लिया तो भी माइनस नहीं कर सकते। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, उस जैसा खर्चा अगर इधर भी कर लिया तो माइनस नहीं कर सकते। Okay, let's read it again. Point 5. The expenses which are not allowed as reduction under the income from, वो खर्चे जो बिजनेस के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत नहीं है, will also not be allowed under that income from, वो अदर सोर्स के चैप्टर में भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब आ जाएं साथ वाले के नोट्स में, अगले सफ़े पे। अपने नोट्स में नहीं आइए, साथ वाले के नोट्स में आइएगा, अगले सफ़े पे। टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट इनकम। साथ वाले के सर पे शफकत का हाथ रखें। अब उसको मुस्कुरा के देखें। अब उसके कंधे पे एक थपकी दें। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको मोटिवेट करते रहा करें। भाई ये 3 काम करो, मैंने आपको कहा था, खड़े हो जाओ, करो ये 3 काम। मुस्कुराओ, शफकत का हाथ रखो, थपकी दो। चलो आप भी वापस कर दो इसको जल्दी। बिल्कुल खुले दिल से काम किया करें जो कहा जाए। असल में कंजूसी हमारे में इतनी आ गई है कि 2 नोटों 100 के तो वही पुराना वाला निकाल के पहले देते हैं। इंटरेस्ट इनकम earned by individual or AOP. Interest income earned by individual or AOP from किससे?
फ्रॉम बैंक, डिफेंस सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग स्कीम। अगर कोई बंदा बैंक में पैसे रखवा के या डिफेंस या नेशनल सेविंग स्कीम में पैसे रखवा के इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है और इंटरेस्ट इनकम इफ नॉट एक्सीड 5 मिलियन, अगर 5 मिलियन से ज्यादा नहीं इंटरेस्ट कमा रहा, यानी 2 मिलियन कमा रहा है, 3 मिलियन कमा रहा है, 4 मिलियन कमा रहा है, तो उस पर ईयर, तो उसके लिए ये फाइनल टैक्स रिजीम है और इस पे टैक्स लगेगा 15%। फाइनल टैक्स रिजीम का मतलब है कि डिविडेंड की तरह इसके ऊपर डिफरेंट रेट है 15%, जो नॉर्मल रिजीम वाले रेट हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। बट इफ इट एक्सीड्स ₹5 मिलियन, लेकिन अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से ज्यादा है तो ऐसी सूरत में आपके लिए ये इंटरेस्ट इनकम जो है विल टोटली बिकम अ सच टाइप ऑफ इनकम जिसको आप नॉर्मल रिजीम में डाल देंगे जिसको आप ये अदर सोर्स के चैप्टर में चली जाएगी एंड दैट विल बी अ नॉर्मल टैक्स रिजीम। ये नॉर्मल टैक्स रिजीम होगी। अच्छा, नोट्स नहीं आ रहे? आ रहे। अब मेरे भाई इस बात का मतलब समझिएगा, इस बात का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको 8 मिलियन मिला तो उसमें से 5 मिलियन पे ये रूल लगेगा, बाकी 3 मिलियन पे ये रूल लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है अगर आपको 3 मिलियन मिला तो ये रूल लगेगा, अगर आपको 4 मिलियन मिला तो ये रूल लगेगा, अगर आपको 2 मिलियन मिला तो ये रूल मिलेगा लगेगा, और अगर आपको 6 मिलियन मिला तो फिर बड़ी वाली जहन्नुम इंटरेस्ट इनकम कमा के फिर आपके ये वाला रूल लगेगा, और अगर 9 मिलियन मिला तो भी ये वाला रूल लगेगा। तो ये इफ एक्सीड्स 5 मिलियन के लिए रूल है, फिर ये नॉर्मल रिजीम में आ जाएगा। नॉर्मल रिजीम में जो चीज आ जाती है फिर उस पर टेबल 1, 2 लगता है, आपको पता है, फिर उसके ऊपर जो है वो 15% वाला रेट नहीं अप्लाई होगा। तो आज हमने दूसरी चीज पढ़ी जो हमारे सिलेबस में फाइनल टैक्स रिजीम है। फाइनल टैक्स रिजीम का मतलब होता है इस पे नॉर्मल रेट नहीं है, इस पे अलग से रेट है। कल आए थे आप? खड़े हो जाओ, कैमरा करो इधर। क्यों नहीं आए थे? हंसते हैं, कोई डांट रहा हो तो? बड़ी डांटे तो हंसने लग जाते हो। अभी ठहरे मैं हंस लूं फिर मुझे डांटिएगा। सीरियस हो, कैमरे की तरफ मुंह करके सीरियस हो, सीरियस। वजह बताओ कल ना आने की। घर ही बैठे रहो, शादी हो गई है। ओके, आगे बढ़े जी। अगर इसके अलावा आप इंटरेस्ट कमाएं फ्रॉम लोन एग्रीमेंट, फ्रॉम तो ऊपर लिखा हुआ है, फ्रॉम लोन एग्रीमेंट, यानी ये एग्रीमेंट इन 3 लोगों से नहीं है, ये एग्रीमेंट किसी और से है। बैंक से इंटरेस्ट नहीं कमा रहे, बैंक में पैसे रखवा के इंटरेस्ट नहीं कमा रहे, डिफेंस सेविंग स्कीम में पैसे रखवा के इंटरेस्ट नहीं कमा रहे, नेशनल सेविंग स्कीम में पैसे रखवा के इंटरेस्ट नहीं कमा रहे, बल्कि किसी और बंदे को लोन दे के इंटरेस्ट कमा रहे हैं। किसी भी बंदे को लोन दे दिए, बैंक को आपने पैसे नहीं दिए, किसी बंदे को पैसे दे दिए, उससे इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो लोन एग्रीमेंट कर लिया है। तो साथ लिख लें इन तीनों के अलावा किसी और से, अदर देन दोज 3, इन तीनों के अलावा किसी और से, या अदर देन दोज 3, उन 3 के अलावा किसी और से लोन एग्रीमेंट का मतलब लिखवा रहा हूं। नोट्स पे लिखे, नोट्स पे लिखे। अच्छा जी, इन तीनों के अलावा किसी और से। अच्छा,
फिर ये नहीं देखा जाएगा कि लोन 5 मिलियन से ज्यादा है या 5 मिलियन से कम है। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि लोन 5 मिलियन से ज्यादा है या 5 मिलियन से कम है। फिर हर हाल में, सॉरी लोन नहीं माजरत, इंटरेस्ट इनकम, ये 5 मिलियन इंटरेस्ट इनकम है। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से ज्यादा है या 5 मिलियन से कम है। फिर हर हाल में जितना भी इंटरेस्ट इनकम है वो चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और कौन सी रिजीम? नॉर्मल टैक्स रिजीम। अब एक दफा जरा रिवाइज कर लें इसको। हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे हो? ओहो यार, गाड़ी पे जाना था भाई, अब तक तो ले आना था। हाँ जी, क्या चीज? हाँ, 5 मिलियन होगा तो यही आएगा। हवा चाहिए ठंडी। 22-23 पे कर रहा है, 24 पे कर दो, 24 चलिए 3-4 पे कर दो। ओके माय डियर, अब क्वेश्चन लिखें। एक साहब ने कमाई इनकम फ्रॉम बिजनेस, दैट इज 2 मिलियन, और इन्होंने कमाई इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक। इंटरेस्ट इनकम इन्होंने कमाई बैंक से, डेट इज 3.5 मिलियन। अब सवाल ये राइज होगा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकी 2 मिलियन है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक 3.5 मिलियन है, तो ये टैक्स कैसे देंगे? आंसर, इनकम फ्रॉम बिजनेस जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है भाई? 2 मिलियन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फाइनल टैक्स रिजीम, इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, ये अदर सोर्सेस के साथ वैसे ही लिखा जाता है, बेसिकली ये फाइनल टैक्स रिजीम है। अदर सोर्स ऐसे ही बस बरकत के लिए समझने लिखा जाता है, लिखा नहीं जाना चाहिए वैसे अदर सोर्स, बस ये फाइनल टैक्स रिजीम है। इनकम किससे कमाई है? बैंक से। डज नॉट एक्सीड 5 मिलियन या एक्सीड 5 मिलियन? डज नॉट एक्सीड 5 मिलियन मींस लेस देन 5 मिलियन, देयरफॉर दिस इज अ फाइनल टैक्स रिजीम इनकम। जी बोले, 5.5 मिलियन, दिस इज माय टोटल इनकम। इस पे मैं टैक्स रेट लगा दूं चैप्टर 4 वाले? क्यों नहीं लगाने इस पे चैप्टर 4 वाले टैक्स रेट? अगर इस पे चैप्टर 4 वाले टैक्स रेट लगा दिए तो नुकसान क्या होगा? लॉ वायलेट हो जाएगा। इस पे चैप्टर 4 वाला टेबल लग जाएगा, हालांकि इसकी इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से कम है, इसलिए इस पे चैप्टर 4 वाला टेबल नहीं लगाना। अब लेस कर दें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कौन सी? फाइनल टैक्स रिजीम, कौन सी? इंटरेस्ट इनकम, इसको लेस कर दें। डन। इसको माइनस करके
इस पे चैप्टर 4 वाला रेट लगाएं या 15%? चैप्टर 4 वाले, लो जी। अगर क्लासिकल से नहीं ली हुई पिछली तो मत बोले, मेरे साथ दाएं वाले भी परेशान होने हैं। पूरी क्लास से लेके बैठेंगे तो फायदा होगा। अगर ये बीच चलती हुई क्लास में 16वीं क्लास में आके बैठा और कहीं मुझे समझ आ जाए, ऐसे ही बैठा रहेगा, फिर ऐसे कोई फायदा नहीं पढ़ने का। जाएं 16 दिन लगाएं, 16 दिन लगा के डबल लेक्चर लें, फिर 32वां लेक्चर जब हमारा उस दिन तशरीफ ले आए, वरना उससे पहले आपके इधर बैठने का कोई फायदा नहीं है। ओके जी, जवाब बताएं। 2 मिलियन। ओके, अब इसके साथ ज़कात वगैरह तो कोई है नहीं, इसलिए मैं क्या लिख दूं? टैक्सेबल इनकम। आप बता दें हमारी इस इनकम में इंटरेस्ट इनकम क्यों नहीं पड़ी हुई? क्योंकि इस पे फाइनल टैक्स वाला रेट लगना है, और वो रेट कितने परसेंट है? 15% है। ओके जी, टैक्स कैलकुलेट करें 2 मिलियन के ऊपर। जाएं जी, चैप्टर 4 के नोट्स निकालें। चैप्टर 4 के नोट्स निकालें, टेबल 1 निकालें और रेट लगाएं। साथ वाले ने तो कसम खाई हुई है कि नोट्स चैप्टर 4 के नहीं निकालेंगे, वो सिर्फ आपके नोट्स पे देख रहा है। खुदा के लिए अपने नोट्स छुपा लें। आप जैसे लोगों ने उसको खराब किया हुआ है, वो कभी भी नोट्स निकाल के टेबल नहीं दे लगाता, हमेशा आपके नोट्स देखता है। बस छुपा लें अपने नोट्स, खुदा के लिए उसके ऊपर रहम करें, उसे अपने नोट्स निकालने की आदत डालें, वो डिपेंडेंट रहेगा हमेशा आप पे। खुदा के लिए अपने नोट्स छुपा लें। कुछ लोग अभी भी दिखा रहे हैं, शर्म नहीं आती, क्यों ऐसा कर रहे हैं? छुपाएं अपने नोट्स। चैप्टर 4 आप लोग छुप के जरा मुझे बताएं इस पे कौन सा रेट लगना है? $170,000 प्लस 30% ऑफ, हाँ जी 2,90,000। ओके, आप बता दें किस पे टैक्स लग गया और किस पे रह गया? 2 मिलियन पे लग गया और अभी इंटरेस्ट इनकम पे रह गया। ये फिगर्स को सफे के दरमियान में ना लिखा करें आप लोग, फिगर्स को सफे के एक्सट्रीम राइट साइड पे खुला खुला करके लिखा करें। ये फिगर्स को पता नहीं क्यों इनके साथ लिखते हैं अंग्रेजी के साथ। सफे के राइट साइड पे जाके पता नहीं क्या टिक क्रॉस खेलना होता है आप लोगों ने। हाँ जी, अब टैक्स किसके ऊपर लगाना है? इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। तो टैक्स ऑन फाइनल टैक्स रिजीम, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम कितनी है? 55 लाख ज़रब 15%, 3.5 है। ओके ओके गाइस, नो प्रॉब्लम, you should have informed me. I will do it for you. Will you relax guys? 5,25,000। मैं हले पूछा, जिनको पूछा तो 10 छड़े, जिनको समझ नहीं आई कोई बात नहीं की मैंने इनसे। अच्छा जी, हम कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सारे उर्दू या इंग्लिश में ही दें, पंजाबी में कॉन्सेप्ट नहीं देंगे इंशाल्लाह जी। टोटल करें। हाँ जी, 8,15,000। अब क्या ये 8,15,000 आपने देना है, या मैंने कहा था फाइनल टैक्स रेजिम वाली इनकम्स पे टैक्स कट चुका होता है? असल में जब आप बैंक से इंटरेस्ट इनकम लेने गए होंगे तो बैंक ने आपकी इनकम पे टैक्स, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कंपनी डिविडेंड पे टैक्स काटती है, तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि बैंक भी काटता है इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स। सॉरी, बात पूरी सुन लिया करें, आप पता नहीं क्या सोचते हैं। तो आप कभी जा रहे हो तो बैंक क्या करेगा? काटेगा। किस पे काटेगा? इंटरेस्ट इनकम पे काटेगा, इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स काटेगा। तो ये जो इंटरेस्ट इनकम वाला टैक्स है आपने जमा कराना है या ये पहुंच गया हुआ है? इसी को कहते हैं पहुंची हुई सरकार। तो ये पहुंच गया हुआ है, लेस
टैक्स डिडक्टेड, टू बी डिडक्टेड या डिडक्टेड, काटा जाएगा या काट चुके हैं, टैक्स कट चुका है, टैक्स डिडक्टेड कितना, 5,25,000। चलें जी, हुकूमत पाकिस्तान को कितना दे दें, पेएबल टू शहबाज शरीफ, पेएबल टू गवर्नमेंट, अब्दुल्ला को कैपिटल गेन के चैप्टर का पहला सफ़ा भेजे, पहले 2 सफ़े सबके लिए कॉपी करा लें, बाकी बुक आ जाएगी आज इंशाल्लाह, फिर आगे ज़रूरत नहीं है। मंडे को नहीं, आज शाम को इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी। उससे कहो कैपिटल गेन के चैप्टर के पहले 2 सफ़े भेजे और वो सबके लिए कॉपी करवाओ। ओके जी, चलें आगे, चल लिया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें। इसमें हम 3.5 मिलियन को करने लगे हैं 7.5 मिलियन। चलें ये नोट कर लें, सवाल मेरी तरह जल्दी से नोट कर लें। क्वेश्चन 2 लिखें साथ वाले के रजिस्टर पे खूबसूरत सा करके। रूममेट आपको उठाता है फजर की नमाज में या आप उसे उठाते हैं? रूममेट नहीं है, नहीं बड़े हो गए हैं, खुद उठा करें। ओके, 2 मिलियन और 7.5 मिलियन। अब इंटरेस्ट इनकम इज ग्रेटर देन 5 मिलियन एंड इट इज रिसीव्ड फ्रॉम, लिखा हुआ है ये देखें, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है। ओके चलें जी, ऑन सर बोले जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस 2 मिलियन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इंटरेस्ट इनकम। फाइनल टैक्स रेजिम नहीं है, ये तो सादा टैक्स रेजिम है। बोले आप लोग, बोले बोला, क्या बोला, कैलकुलेटर के बारे बताएं। 9.5 मिलियन। ओके, सो दैट इज द टैक्सेबल इनकम। सो गाय अपने चैप्टर 4 के नोट्स निकालें जिन्होंने सुबह से नहीं निकाले अभी तक। चैप्टर 4 के नोट्स निकालकर उसमें टेबल नंबर 1 देखें, क्योंकि ये बंदा सैलरी नहीं कमा रहा, तो सैलरी कम तो टेबल 1। साथ वाले को शर्मिंदा ना करें अगर वो अभी आया कि तुम्हें ये बात भी नहीं पता कि सैलरी कम तो टेबल 1, क्योंकि आपको भी आज से 15 दिन 20 दिन पहले ये बात नहीं पता थी। ओके, बस उसको मोटिवेट करें, उससे कहें डेली डबल लेक्चर मेरे से ले लिया करो। सॉरी जी, टैक्स बताएं, क्या कहते हैं आप लोग? टैक्स कहते हैं, टैक्स कहते हैं, जैसे आप लोग करते हैं वैसे ही कर लेते हैं। टैक्स, ये कब से मसला है? टैक्स बोलो, टैक्स कटें जी इसका। सीरियल नंबर 6 16 लाख 10,000 क्या प्लस 16 लाख 10,000।
16,10,000 जमा 45% ऑफ 39 आंडा 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 जी, अंग्रेजी में बता दें। 33,000 3.365 मिलियन बोल देना था। $33,65,000 बोल देना था। अंग्रेजी में बोलोगे 3,365 ओ सादा सा है, कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। सादा टैक्स रिजीम थी ना, सादा टैक्स रिजीम थी ना, कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। तो ये फाइनल था। ये सादा सा था। अगर सवाल कह दे बैंक ने टैक्स काटा हुआ तो फिर माइनस कर दीजिएगा। बस इसको बस 15% नहीं लगाना इस पे, बस 15% फिर काटेगा। अगर काटेगा तो सवाल कहेगा तो फिर वो माइनस कर दीजिएगा कि बैंक ने अगर काटा टैक्स कोई, जितना फिर काटा होगा वो खुद बताएगा। वो उसकी मर्जी, जैसे मर्जी कर। टैक्स रिडक्शंस के सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है असल में, तो टैक्स कटा होगा वो खुद बता देगा। आ जाए जी सेक्शन 7B में। ये इंटरेस्ट इनकम का हमारा सेक्शन है और इसका नंबर है सेक्शन 7B। अ टैक्स शैल बी लगा, इंपोज का क्या मतलब है, लगाया जाएगा। अ टैक्स शैल बी लगा। भाई नोट्स नहीं आए, नोट्स दे दें, ले आए। हाथ खड़ा रखें जिनके पास नोट्स नहीं है। एक इधर दे दो। और भाई किसके इधर किसके पास नोट्स नहीं थे, आ गए बस, ठीक है। हाइब्रिड में किसी को चाहिए हो खड़े हो जाए। चलें, कोई नहीं खड़े हो रहा, बस ठीक है। अ टैक्स शैल बी लगा एट द रेट ऑफ ऑन एवरी इंडिविजुअल एंड एओपी। हर इंडिविजुअल और एओपी में। इंटरेस्ट इनकम कमाने वाला कौन है, या कंपनी अगर इंटरेस्ट इनकम कमाए तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है वैसे न्यूमेरिकली। A tax shall be imposed at the rate of on every individual and who receives interest income from prescribed person। prescribed person कौन है, बैंक, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का लफ्ज भी यहां ऐड हो गया। हुकूमत के पास भी आप पैसे रखवा दें और आपको उस पर इंटरेस्ट मिले तो यही वाला रूल लगेगा। नेशनल सेविंग स्कीम या इसका एक और नाम है डिफेंस सेविंग स्कीम। तो सिर्फ इनसे इंटरेस्ट मिलेगा तो कितने % टैक्स लगेगा, 15%। द टैक्स शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ टैक्स ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम। प्रॉफिट ऑन डेट का क्या मतलब है, लिख लें, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम की ग्रॉस अमाउंट पर यह टैक्स लगेगा। इंटरेस्ट इनकम की ग्रॉस अमाउंट पे ये टैक्स लगेगा। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू इंटरेस्ट इनकम दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसका मतलब बताएं, ये सेक्शन ऐसे इंटरेस्ट पे नहीं लगेगा जो माफ है। बता दें, नहीं एग्रीकल्चर तो पे इंटरेस्ट नहीं। कभी कभी एग्रीकल्चर से क्या इंटरेस्ट का ताल्लुक है। अगर कभी कोई हुकूमत कह दे फलां बंदा इंटरेस्ट इनकम कमाए, उसकी इंटरेस्ट इनकम माफ है, या फलां बैंक नया खुले, इसके अंदर अगर आप पैसे रखवा दे तो आपकी इंटरेस्ट इनकम माफ है। अगर हुकूमत कभी ऐसा कह दे तो ऐसी सूरत में देखो, अगर हुकूमत कभी ऐसा कह दे
तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो आपकी इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी। ठीक है, फिर दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एन इंटरेस्ट इनकम दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम। अगर ये सेक्शन नहीं लगेगा तो इसका मतलब है 15% टैक्स उस पर नहीं लगेगा, ये तो रिलैक्सेशन है। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू इंटरेस्ट इनकम दैट एक्सीड्स 5 मिलियन। अगर इंटरेस्ट 5 मिलियन से, तो ये भी ये सेक्शन नहीं लगने का मतलब है कि 15% टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर कौन सा लगेगा, नॉर्मल रिजीम वाले रेट लगेंगे, फिर ये वाला सेक्शन ही लगेगा 15% वाला। ये 15% तो एक रिलैक्सेशन है, इस पे तो रेट असल में यहां जाके देखें 45% लगा है। 15% रिलैक्सेशन थी, जो कम इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं उनके लिए एक रिलैक्सेशन थी। लेकिन अगर आप 5 मिलियन से ज्यादा कमाएं तो फिर तो आप अमीर कबीर इंसान है। फिर आप जरा इधर तशरीफ लाएं, आपको बताएं हम किस भाव बिकती है दुनिया में, फिर तो आपकी जान ले लेंगे हम। विदहोल्डिंग एजेंट शैल डिडक्ट टैक्स ऑन द ग्रॉस अमाउंट एट 15%। विदहोल्डिंग एजेंट होता है टैक्स काटने वाला। विदहोल्डिंग एजेंट का मतलब लिखें बैंक, गवर्नमेंट एटसेट्रा। बैंक या गवर्नमेंट टैक्स काटेगी, ये नहीं कि आपको ऐसे ही पैसे दे देगी, उनका काम काटना है, इसलिए वो काटेंगे क्या, हाँ टैक्स। बैंक को गवर्नमेंट टैक्स काटेगी। Withholding agent shall deduct tax on the gross amount at, अच्छा अब सवाल यह है कि अगर इंटरेस्ट 5 मिलियन से ज्यादा है तो फिर इस पे रूल कौन सा लगेगा, वो नीचे बता रहे हैं। इफ प्रॉफिट ऑन डेट एक्सीड्स 5 मिलियन, अगर प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से ज्यादा है तो इट वुड बी टैक्सेबल अंडर, तो ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में लगेगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अगर 5 मिलियन से ज्यादा है तो ये अदर सोर्स में जाएगा। अभी तक सिर्फ इसकी और इसकी बात हुई है, अभी इधर नहीं आया वो। अब वो लाइन आ गई जिसका इंतजार था। एफ क्या लिखा है, एफ इंटरेस्ट इज अर्न्ड थ्रू loan agreement, then it is taxable under normal tax regime। अगर आप इंटरेस्ट इनकम किससे कमाते हैं, लोन एग्रीमेंट से, तो फिर कहां टैक्सेबल होगा, अंडर, if interest is earned through loan agreement then it is taxable under normal tax regime in case of all persons। चाहे इंडिविजुअल कमा रहा हो, ओपी कमा रहा हो, कंपनी कमा रही हो, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये किस हेड में जाएगा, अदर सोर्स में। ये बिल्कुल एक नई सी बात है। प्रॉफिट ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये होते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स की जगह, लेकिन ये आमतौर पे जरा गरीब लोगों को दिए जाते हैं बहबूद के, उनके फायदे के लिए। तो इसलिए इस बहबूद का लफ्ज़ ये अंग्रेजी डिक्शनरी में ना जाके देखिएगा, ये उर्दू का लफ्ज़ है। ऑक्सफोर्ड के अंदर बहबूद नहीं मिल रहा, किताब में अब क्या क्या अल्फाज डाले हुए आपने। प्रॉफिट ऑन डेट ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स और पेंशनर बेनिफिट अकाउंट भी इसका नाम है। जो लोग रिटायर हो जाते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके लिए ये फिर अकाउंट खोलने की इजाजत है। उनके लिए इंटरेस्ट इनकम नॉर्मल रिजीम है, लेकिन कितने परसेंट, 5%। कम से कम उनके लिए रेट कितने परसेंट है। अब आप कह रहे होंगे नॉर्मल रिजीम में रेट तो चैप्टर 4 वाले होते हैं, ये क्या चक्कर है, नॉर्मल रिजीम में 5% रेट है। हाँ, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये कभी हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल रिजीम में भी रेट 5% होता है, और आगे उसने मिनिमम लिखा हुआ है। मिनिमम का मतलब होता है कम से, और मैक्सिमम विद मैक्सिमम रेट ऑफ 5%। ज्यादा से ज्यादा इन पे रेट हम कितना लगाएंगे,
5%, इससे ज्यादा रेट नहीं लगाएंगे। बहरहाल इसको कभी न्यूमेरिकली देखना वो देखेंगे, फिलहाल बस एक लफ्ज याद कर लें, बहबूद सर्टिफिकेट से जो इंटरेस्ट कमाए, चलें फिक्रा मैं दोबारा बोल देता हूं, बहबूद सर्टिफिकेट से जो इंटरेस्ट कमाए उसकी इनकम नॉर्मल रिजीम में गिरेगी और ज्यादा से ज्यादा रेट उस पर 5% लगेगा, इससे ज्यादा रेट नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा रेट उस पर 5% लगेगा। नोट में उसने डाला हुआ है फॉर कंपनीज इंटरेस्ट इनकम फॉल्स अंडर नॉर्मल। कंपनीज के लिए कोई फाइनल टैक्स रिजीम नहीं है, कंपनीज का तो वैसे हमने डायग्राम बनाई भी नहीं। इंडिविजुअल भी इंटरेस्ट कमा सकता है, एओपी भी इंटरेस्ट कमा सकती है और कंपनीज भी इंटरेस्ट कमा सकती हैं। फॉर कंपनीज बोले बोले इंटरेस्ट इनकम फॉल्स अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो कंपनीज के लिए इंटरेस्ट इनकम नॉर्मल टैक्स रिजीम है, जो किस हेड में जाएगी बोले, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। जी दे देना, भेजे ना कॉपी के लिए। हाँ 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 जी भाई, भाई पहला सफाई करवा लो बस, दूसरा रहने दो। हाँ जी फेस पे अर्न वाली लेते हैं जी, फेस मेन वाली। ऐसे क्यों देख रहे हो भाई, रोजे खत्म हो गए हैं, इसी तरह देखो यार, पानी पीने दो यार। अच्छा भाई क्लास में नेल खाने की इजाजत नहीं है, ये बंदा फौरन आइडेंटिफाई किया जाएगा जो नहीं। अच्छा आगे चलें। हाँ जो इंटरेस्ट इनकम बोनस शेयर्स होती है वो कंपनी के लिए नहीं होती, शेयर्स होल्डर के लिए होती है। वो इंटरेस्ट इनकम है ही नहीं। सर बोनस सर लिखा हुआ है ना, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बोनस शेयर। कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, बॉक्स में लिखा हुआ है, दिखाओ कहाँ इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन बोनस शेयर। कहाँ लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। पेज नंबर ये सर यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट इनकम इन सर्टेन केसेस रिसीव्ड बोनस। वो बोनस अलग है, वो दोनों हेडिंग्स अलग हैं, वो मैंने बताना है किसी दिन। ओके भाई अगले सफे पे आ जाएं, पास पेपर्स क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर अनिल, हद हो गई पता नहीं अपनी। मिस्टर अनिल इज कंस्ट्रक्टिंग हिज हाउस फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, कंस्ट्रक्शन के खर्चे पूरे करने के लिए। ही इंटेंड्स टू टेक अ पर्सनल लोन, उसने एक लोन लिया है, नियत है उसकी लोन लेने की, ऑफ 5 लाख फ्रॉम कामरान, जिसका कारोबार है लोगों को लोन देना। He has been advised by one of his friends, उसको उसके एक दोस्त ने मशवरा दिया है, अनिल मैंने सुना था a loan may be included in income। मैं सीए कर रहा था कि F2 की क्लास में बैठा था, एक दाढ़ी वाले भाई आए थे, वो समझाया था उन्होंने हमें कि लोन ना इनकम में चला जाता है, देख लें यार तेरी भी इनकम में चला जाना है, मुझे लग रहा है अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस कभी कभी। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज अनिल, आपने अनिल को एडवाइस करना है अबाउट द सर्कमस्टांसिस इन विच द लोन मे बी इंक्लूडेड इन हर इनकम। लोन हिज अच्छा हिज अनिल है, वो रास्ते में नीला होगी, तो ही इन हिज टैक्सेबल इनकम, बताएं ये उसकी टैक्सेबल इनकम में कब जाएगा। कोई क्लास में बच्चा खड़े होके बता दे ये उसकी इनकम में कब जाएगा, लोन उसकी इनकम में कब जाएगा। हाइब्रिड में कोई बता दे, माइक पकड़ के। जी माइक पकड़े, नहीं
कोई नहीं हाथ खड़ा करा, रहने दो। माइक में से उधर दे आओ, लेकिन कोई नहीं हाथ खड़े करा। इधर कोई बता दे भाई। पेपर अंग्रेजी में आ रहा है इस दफा, आई के वालों से बात हो गई, अब अंग्रेजी में आया करेगा पेपर, उर्दू में नहीं आएगा। सफे पीछे खोल के ऐसे देख रहे हैं जैसे पेपर में भी खोलने की इजाजत है। मुझे हंसी आ रही है आप लोगों को देख के। अच्छा, अब आप आए पेज नंबर 3 पे। अब आप इस पे पॉइंट नंबर 3 लिख के आएंगे। उस पॉइंट पे आप लिख के आएंगे, उंगली रखें एनी अमाउंट पे। ले पूरा हाथ ही रख दिया उसने। भाईजान उंगली रखनी है, एनी अमाउंट पे उंगली रखें। भाई पेज नंबर 3, भाईजान पेज नंबर 3, तो एनी अमाउंट पे उंगली रखो ना। बड़ों को ऐसे नहीं कहते 3 है, बड़ों को कहते हैं जी। आप पे कब से इंतजार हो रहा था, आप आए, बाहर आई। भाई ये स्विच इसका लूज हुआ है, ये स्विच इसका जरा करवा देना। ओके, तो सवाल ये है कि पेन उससे को ला दे। सवाल ये है कि इंटरेस्ट इनकम किस किस सूरत में माय डियर, इनकम फ्रॉम, सॉरी लोन किस किस सूरत में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, ये आपने जवाब देना। तो इसके जवाब के लिए हम अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो फौरन आपके सामने जो है वो इसका जवाब पेश करेंगे। आप बस देखते रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। दाएं बाएं वाले को नहीं देखना, नजर लग जाएगी उसे। देखिए माशाल्लाह रमजान की वजह से उसका चेहरा वैसे ही बहुत नौरानी हुआ है, तो अनवारात की कसरत है उसके चेहरे के ऊपर। कीबोर्ड लगाना पड़ता है पहले। जी IS-21 फॉरेन का, सॉरी कैफ 2 पढ़े हैं आप लोग? अच्छा अच्छा, चैप्टर 11 पढ़े हैं। You are required to advise Anil about the circumstances in which loan may be included in his income। तो आपने बताना है लोन इसकी इनकम में कब जावेगा और कब नहीं जावेगा।
आप जवाब दे के आएंगे एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन बाय अनिल इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम अनदर पर्सन कामरान otherwise than by cross check drawn on bank or otherwise than by banking channel from a person holding shall be treated as income from in the year in which it is received. Therefore, if he receives the loan other than above method, then it will be chargeable under the head income from अदर सोर्स। कैश का लफ्ज आप लोग बोल रहे थे, वो तो यहां कहीं नहीं लिखा हुआ लॉ के अंदर। ये नहीं पेपर में लिख के आना कि कैश में लोन लोगे तो आपकी इनकम में जाएगा, ये लिख के आना है अदरवाइज देन बाय दीज टू मेथड्स लोगे तो आपकी इनकम में जाएगा। अब पता नहीं क्या अजीब अजीब जवाब दे रहे थे, कैश में लोन ले लोगे तो अदर सोर्स में चला जाएगा, ये जवाब नहीं दे के आना। जवाब दे के आना है अदरवाइज देन बाय दीज टू मेथड्स, अगर आप लोन लोगे तो वो किस में चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कारोबार लोन देना है लोगों को। सवाल में यह भी लिखा हुआ था हु इज इन द लेंडिंग ऑफ मनी, इसका कारोबार है लोगों को लोन देना। हाँ अगर ये बैंक होता ना, बैंक, फिर और बात थी। बैंक की सूरत में हमने पढ़ा था, नॉट बीइंग अ बैंक का मतलब बताया था ना कि बैंक से कैश में भी लोन ले सकते हैं। ये बैंक तो नहीं है, बैंक तो प्रॉपर रजिस्टर्ड होता है स्टेट बैंक के तहत। अगर कोई बंदा किसी को लोन दे रहा है और लोन देने की आदत है उसको लोगों को, तो इट डजंट मीन कि वो बैंक है। क्वेश्चन 4, रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिचुएशन। फॉलोइंग सिचुएशन को आपने रिस्पॉन्ड करना है। पढ़ें। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2020 सादिक रिसीव्ड अ फ्लैट एज गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड। पैसे मिले हैं, चीज ही मिली है, चीज मिली है, पैसे नहीं मिले, फ्लैट मिला है। मुमताज अलवी, अच्छा जी, मुमताज अलवी को सादिक से इतनी मोहब्बत है कि उसने उसको फ्लैट गिफ्ट कर दिया। यार वो जो फ्लैट नहीं मियाँ वाली में, जा वो तेरा हुआ। The flat was located in a posh area of Lahore. ये posh area कौन सा होता है, मोश मोश, अच्छा। And its fair market value at the time of gift was 45 लाख, और ये 45 लाख। Discuss the tax treatment of the flat received by Sadiq। ऐड हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। भाईजान इन चीज़ों से नहीं सीखा होना, ये आपको ये वाली अंग्रेजी लिख के आनी है। अजीब अजीब मोंगियाँ मार रहे हैं। The fair market value of any property received without consideration or received as gift will be included in income from if it is not received by relative. As he is not relative, so this will be chargeable under the head income from। तो इसलिए ये 2020 के अंदर ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे चला जाएगा। तो हमने ये पढ़ा था कि गिफ्ट इन काइंड अगर आप लें नॉट फ्रॉम, तो ये कहां जाएगा, इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ओके गाइस, चलेंगे आगे। अच्छा नॉर्मली ना, अब वो जो बात मैंने सुबह की थी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में कैपिटल नेचर के खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर आप डे टू डे के खर्चे माइनस करते हैं तो वो माइनस करने की इजाज़त है, लेकिन कैपिटल नेचर के खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं है। आम तौर पे वैसे अदर सोर्स के चैप्टर में कैपिटल नेचर के खर्चे होते ही नहीं। यानी अगर आपने मिसाल के तौर पे डिविडेंड कमाना है या रॉयल्टी कमानी है, तो कोई आप
मशीनें नहीं खरीदते, बिल्डिंग्स नहीं खरीदते, चीज़ें नहीं खरीदते, फर्नीचर नहीं खरीदते, आमतौर पे होते ही नहीं। अगर आपको मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं, आप किराएदार हैं किसी घर में, आपने फर्दर आगे वो घर किराए पे दे दिया, तो आपको कोई घर नहीं खरीदना पड़ेगा, आपने तो किराए पे लिया हुआ घर आगे किराए पे दे दिया। तो आमतौर पे अदर सोर्स का चैप्टर की नेचर ही ऐसी है कि उसमें डेप्रिसिएशन वाले खर्चे होते ही नहीं। लेकिन अगर आप किसी तरह खींच तान के कर भी लें तो फिक्स एसेट खरीदना इस चैप्टर में माइनस करने की इजाज़त नहीं है, उनके डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, अब अदर सोर्स के चैप्टर में अगर आप ये वाली इनकम कमाएं या 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 ये वाली इनकम कमाएं एफ वाली की बात नहीं करा, या ये वाली इनकम कमाएं या ये वाली 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 या ये वाली, कोई भी इनकम कमा लें इस चैप्टर में तो आपको फिक्स्ड एसेट की डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर आप ये वाली इनकम कमा लें, लेकिन अगर आप फिर आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है। तो यहां पे आके लिख लें डेप्रिसिएशन इज अलाउड पहले सफे पे। ओके नेक्स्ट। अच्छा, आप जरा 1-2 मिनट में जरा रिवाइज कर लें चैप्टर को। डिविडेंड फाइनल टैक्स रिजीम में गिरता है, लेकिन अगर बाहर के मुल्क से कमा लें तो अदर सोर्स के चैप्टर में नॉर्मल टैक्स रिजीम में गिरता है। कोई बुक्स वगैरह की रॉयल्टी आ रही है, कुछ आ रही है, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। इंटरेस्ट इनकम के बारे में आज हमने बड़ी तफसील से बात कर ली है। अगर आप किसी लॉ में रिफंड पैसे मांगे और वो रिफंड आपको लेट मिले और लेट में कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मिले तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाएगी। ग्राउंड का रेंट अगर आप ले रहे हैं वो भी आपकी इनकम फ्रॉम, ग्राउंड का रेंट मतलब ये है कि कोई ज़मीन है, आपने उसको किराए पे दे दिया है और अगले को कंस्ट्रक्शन की, तो जो ज़मीन का किराया आपको आ रहा होगा वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। और इसके बाद अगर आप रेंट ले रहे हैं फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, यानी आपने कोई घर किराए पे लिया और आगे उसको फर्दर किराए पे दे दिए, तो उससे जो किराया आ रहा होगा वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। इसके साथ बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को किराए पे देना, ये भी अदर सोर्स में जाएगा। और घर के साथ कोई कनेक्टेड सर्विसेज आपने दे दी हैं वो भी आपकी इनकम फ्रॉम एन्युटी और पेंशन भी अदर सोर्स में जाएगी। प्राइस बॉन्ड्स वगैरह जो जीतते हैं लोग वो भी अदर सोर्स में जाएंगे। और आई और जे में ये लिखा हुआ था, आपने अपना घर दे दिया जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और गवर्नमेंट आके उनसे निकाल रही है नेचुरल रिसोर्सेज, तो उन नेचुरल रिसोर्सेज का कुछ हिस्सा आपको कैश फॉर्म में दे दे या इन काइंड दे दे, ये भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। आप कोई दुकान इस्तेमाल कर रहे थे, किसी बंदे ने आके आपसे कब्जा छुड़वाया दुकान का और आपको उसके लिए हैवी पैसे दिए, तो वो जो पैसे मिले हैं उसमें से वो पैसे माइनस कर दें जो पास्ट में आपने किसी को दिए थे कब्जा छुड़वाने के,
तो इनका डिफरेंस लेके इसको 10 पे डिवाइड किया जाएगा और ये भी जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। पॉइंट एल हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 के अंदर। एल ए में ये लिखा हुआ है कि अगर आप रिश्तेदारों से गिफ्ट वगैरह ले लें तो अदर सोर्स में नहीं जाएगा, रिश्तेदार के अलावा गिफ्ट ले लें तो अदर सोर्स में चला जाएगा। और पॉइंट एल बी में ये लिखा हुआ है कि बोनस शेयर्स का मिलना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। लेकिन ये फाइनल टैक्स रिजीम है बेसिकली, ये भी आने वाले दिनों में देखेंगे। बोनस शेयर ये होते हैं कि एक बंदे के पास ऑलरेडी 50 शेयर पड़े हुए हैं कंपनी के, तो कंपनी उसे 5 शेयर तोहफे के तौर पे दे दे, तो दैट इज कॉल्ड एज बोनस शेयर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा टेस्ट होता है। आपने किसी से लोन ले लिया पाकिस्तान में, आपने लोगों से पैसे ले लिए शेयर इश्यू करके, या आपने किसी से पैसे ले लिए गिफ्ट के फॉर्म में, अगर उसने क्रॉस चेक के अलावा दिए या अगर वो एनटीएन होल्ड कर रहे तो बैंकिंग चैनल से भी दे सकता है। तो एनटीएन वाला बैंकिंग चैनल से भी दे सकता है, क्रॉस चेक से भी दे सकता है, और बगैर एनटीएन वाला सिर्फ किससे दे सकता है? अगर इन तरीकों से मिले आपको तो कोई मसला नहीं है, और इन तरीकों के अलावा मिले आपको ये पैसे तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला। एडवांस के केस में थोड़ी तफसील थी कि एडवांस वगैरह कैश में ले सकते हैं, लेकिन अगर बोले ऐसा एडवांस हो जिसमें सेल ऑफ गुड्स भी है और रेंडरिंग ऑफ, तो उस एडवांस को आप नहीं ले सकते कैश पर। अच्छा, किसने पहले 10-12 लेक्चर्स मिस किए हुए हैं, कुछ 10-15 लेक्चर, हाथ खड़ा करें तो इसको कवर करके फिर 32वीं क्लास में आप लोग आए हैं, इससे तो कोई फायदा नहीं आने का। ये तो ईद के दिन भी गुजर गए, वो दिन भी गुजर गए, बार बार रिमाइंड भी कराएगा ग्रुप में। चलें, अब जो हो गया वो हो गया, अब ऐसे बैठने का तो कोई फायदा नहीं क्लासों में। अच्छा जी, अभी से पकड़ेंगे सब्जेक्ट तो पकड़ा जाएगा, वरना तो फिर आगे और ज़्यादा नुकसान होंगे। पेज नंबर 264। कल हमने ये पढ़ा था कि अगर आपने 70 लाख रुपया कहीं जमा करवाया और आपको उस पर 110 लाख मिला, तो इसमें जो 40 लाख आपको मिला है, या तो इसको इसी साल इनकम में डाल दें या तोड़ के इसको 4 सालों में इनकम में। आमतौर पे तोड़ के डालना ही बेहतर होगा, लेकिन ये आपने हुकूमत को कब तक बताने हैं? रिटर्न जमा कराने की तारीख तक। रिटर्न जमा कराने की तारीख पाकिस्तान में क्या है? 30 सितंबर। इन इलेक्शन एज अबव, ऊपर वाली चीज ऑप्ट करना, ये रिटर्न जमा कराने की तारीख तक होगा, उसके बाद नहीं। अदर सोर्स के चैप्टर में हर किस्म का खर्चा माइनस करने की इजाजत है, लेकिन अगर वो कैपिटल नेचर का खर्चा है तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। जो बंदा इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है, सॉरी इसको तो हमने कटवा दिया था पॉइंट 2 को। अगर एक बंदा बिल्डिंग को प्लांट मशीनरी के साथ किराए पे दे रहा है तो फिर उसको डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है, और इनिशियल अलाउंस में। वो खर्चा जो किसी और हेड में माइनस हुआ यहाँ माइनस नहीं होगा। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट लिखी है, उस जैसा खर्चा इस चैप्टर में कर लेंगे तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। 15% पे टैक्स लगेगा इंटरेस्ट इनकम जब आप कमाया करेंगे। ये टैक्स नहीं लगेगा, ये टैक्स लगेगा ग्रॉस अमाउंट पे। ग्रॉस अमाउंट का मतलब ये होता है इसमें खर्चे वगैरह माइनस नहीं होंगे, बस पूरा जो इंटरेस्ट इनकम होगा उस पर टैक्स लग जाया करेगा। ये सेक्शन नहीं लगेगा जब इनकम एग्जाम्प्ट है या इनकम 5 मिलियन से ज्यादा है। यहां से इधर एरो खींच लें, और जब इनकम 5 मिलियन से ज्यादा हो जाए तो फिर ये इनकम कहां गिर जाएगी? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। और अगर आपने लोन लिया हुआ है, लोन एग्रीमेंट के जरिए लोन दिया हुआ है किसी को, इफ इंटरेस्ट इज अर्न थ्रू लोन एग्रीमेंट। लोन एग्रीमेंट का क्या मतलब है? देन ए वाला, ई वाला, ए वाला, अदर देन अबव 3, ऊपर वाले 3, बैंक के अलावा, गवर्नमेंट के अलावा, तो देन इट इज टैक्सेबल अंडर द नॉर्मल टैक्स रिजीम। और बहबूद सर्टिफिकेट एक नाम याद रखें, और पेंशनर
बेनिफिट अकाउंट, ये टैक्सेबल है अंडर द, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इनका टैक्स रेट क्या है, और कंपनीज के लिए ये कहां फॉल करेगा, नॉर्मल टैक्स रिजीम में। क्लियर? ओके, प्रॉपर्टी का चैप्टर निकालें। ये देना मुझे प्रॉपर्टी का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 9 निकालें जी। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉपर्टी के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। पढ़ें जी सवाल। हाइब्रिड में पहली रो बातें ना करें बॉयज, भाई सवाल पढ़ने का टाइम दिया माय डियर। हाइब्रिड बॉयज पहली रो, भाई सेकंड रो वाले बताएं इनको, मैं इनसे बात कर रहा हूं। अमीरुद्दीन ने रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किया है एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स फॉर द पर्पज ऑफ लेटिंग आउट, ताकि वो उसको किस पे दे दे, किराए पे दे दे। एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस अमीरुद्दीन इज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ साइनिंग अमाउंट विच इज नॉन रिफंडेबल। अच्छा भाई, ये अजीब सी बात है, एक नई बात आपके लिए। साइनिंग अमाउंट नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का एक पुराना नाम है जो 2003 तक यूज होता था, बाकी 21 साल हो गया कि अपने दोबारा ये नाम यूज नहीं किया। तो साइनिंग अमाउंट बोलें कि इसका एक नया नाम है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, कबल का एक पुराना नाम है। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट के ऊपर कौन सा सेक्शन लगता है, सेक्शन 16। नंबर याद तो नहीं करने, लेकिन वैसे याद कराने के लिए बता रहा हूं कि सेक्शन 16 हमने पढ़ा था। तो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट के ऊपर लगता है सेक्शन 16। साइनिंग अमाउंट का दूसरा नाम बोले, लेकिन याद रखिएगा नॉन एडजस्टेबल अमाउंट जो हमने सेक्शन 16 में पढ़ी थी वो रिफंडेबल होती है, और इसमें इसने लिखा हुआ है ये अमाउंट क्या है। आपको याद है पुराना किराएदार जा रहा था, नया किराएदार आ रहा था, हमने पुराने किराएदार से 6 लाख रुपया लिया था और 6 लाख रुपया पुराने किराएदार को वापस कर दिया था और नए किराएदार से 9 लाख रुपया। याद है नहीं याद है या कराऊं, है याद? तो मुझे बताएं आमतौर पे ये नॉन एडजस्टेबल अमाउंट क्या होती थी, रिफंडेबल। आमतौर पे नॉन एडजस्टेबल अमाउंट क्या होती थी, रिफंडेबल होती थी, लेकिन इधर इसने क्या लिखा हुआ है, नॉन रिफंडेबल। लिख लें, सेम ट्रीटमेंट होगी, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन रिफंडेबल हो जाए तो कोई मसला नहीं, सेम ट्रीटमेंट। 10 से डिवाइड करें और इनकम में डालें चुप करके जी। इसमें तो जब ओल्ड टेनेंट जाता था नया ना आए तो हम लोग कोई भी अमाउंट आगे एलोकेट नहीं थे करते, तो सर वो तो नॉन रिफंडेबल थी। इसमें आप कर सकते, मैंने सवाल सुन लिया। अब ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, अब पुराना किराएदार चला भी जाए तो बेशक आप इसको 10 से डिवाइड करते रहें, क्योंकि इनकम तो आपको होगी ना। अच्छा, मिस्टर अमीरुद्दीन हैज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड एन ऑफिस कॉम्प्लेक्स फॉर द पर्पज ऑफ लेटिंग आउट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। अमीरुद्दीन इज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ साइनिंग अमाउंट। इनको एक साइनिंग अमाउंट भी मिलेगी विच इज, आमतौर पे ये क्या होती थी, रिफंडेबल, लेकिन इधर क्या है, नॉन रिफंडेबल। फॉर टैक्स ईयर 2008 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ हिज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रेंट जी, फोरफिटेड अमाउंट बिल्कुल नहीं कह सकते, कभी भी नहीं। फोरफिटेड अमाउंट कुछ और है। फोरफिटेड अमाउंट ये होता है कि आपने लैंड और बिल्डिंग बेचने का मुआहिदा किया, उसमें कुछ एडवांस पकड़ा, बाद में उसने डील कैंसिल कर दी, उस एडवांस को आपने जब्त कर लिया, दैट इज फोरफिटेड डिपॉजिट, दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। अच्छा जी, रेंट फॉर द ईयर ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है जी, 11
50. Rent for the year already received. रेंट फॉर द ईयर अगरचे रिसीवेबल बट बैड हो गया है, बट बैड को जरा मैं काट रहा हूं। अगरचे रिसीवेबल है, तो फिलहाल रिसीवेबल की वजह से मैं इसे इनकम में डाल रहा हूं। टोटल कितना हो गया? 12। नोट करें। फिर बट इरिकवरेबल का मतलब भी आपको मैं बताऊंगा। रेंट फॉर द ईयर दो ड्यू, अगरचे मिलना था बट वो लेके भाग गया, तो क्या ये रिसीव्ड वाले में पड़ा होगा या इसको अलग से ऐड करना पड़ेगा? बताएं ना, दो ड्यू अगरचे मिलना था तो ये रिसीव्ड वाले में पड़ा होगा। अच्छा भाई कह रहे हैं ऊपर इस रिसीव्ड वाले में पड़ा होगा, तो फिर लेके कैसे भागा? भाई ये 50 ऊपर वाले में नहीं पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ, कैसे पड़ा हुआ है? रिसीवेबल तो रिसीव्ड हो गया हुआ या नहीं हुआ हुआ? नहीं हुआ सर, रिसीवेबल में पड़ा हुआ है, रिसीव्ड में नहीं पड़ा। रिसीव्ड वाले में कैसे पड़ा उससे? भाई वो कह रहे अगरचे रिसीवेबल था बट रिसीव नहीं हुआ, तो मैं पूछ रहा हूं रिसीव्ड वाले में पड़ा हुआ है ये? आप कह रहे हैं पड़ा हुआ, रिसीव वाले में तो नहीं पड़ा हुआ ना, रिसीव तो नहीं हुआ। अगर रिसीव हो गया होता तो फिर उसने नीचे अलग से लाइन में इस तरह बट रिकवरेबल लिखा ही ना होता। दो का मतलब क्या है? अगरचे मिलना था, दो ड्यू, लेकिन नहीं मिला, और आप कह रहे हैं मिले में पड़ा है। वो चीख चीख के कह रहे हैं नहीं मिला, नहीं था ऊपर पड़ा है, वो भाई नहीं मिला ना, इसलिए इसको डाल दें, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रिसीव्ड वाला भी इनकम में डालते हैं और रिसीवेबल वाला भी, दोनों इनकम में डालते हैं, याद होगा आपको। ओके नेक्स्ट। तो जाहिर बात है आप चलती गाड़ी में बैठेंगे तो चीजें तो मुश्किल लगेंगी, लेकिन पहले दिन से अगर आप आ रहे होंगे तो ऑब्वियसली यू विल फील कंफर्टेबल। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, जिन्होंने 16 लेक्चर मिस किए हैं 16 दिन लगाएं, जब हम 32वें लेक्चर पे पहुंचे हमारे साथ हों, 33वें लेक्चर से हमारे साथ आ जाएं। अच्छा जी, और ऑनलाइन वाले जिन्होंने डिले डाला हुआ है वो तो अब फिर खुद ही अपना फ्यूचर सोचें क्या करना है इन्होंने। नेक्स्ट, साइनिंग अमाउंट, नॉन एडजस्टेबल नॉन, बस आप लोग बाकी अल्फाज छोड़ें सारे, इस वक्त पे फोकस करें। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का हम क्या किया करते थे? 10 से डिवाइड करते थे। करें जी, 1 लाख डिवाइड बाई 10। मैं रुपीज इन थाउजेंड में सवाल सॉल्व कर रहा हूं। जी बोले। चलें जी, नोट कर लें यहां तक। ओके, अब जी वो रिपेयर अलाउंस माइनस कर लें, क्योंकि रिपेयर नीचे दी हुई है, लेकिन हम इसे हाँ कह के इग्नोर करेंगे ना। जी जवाब बताएं। फायर टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी, फायर टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी। लो जी ये लफ्ज़ पहली दफा आया, देखते हैं इसको जरा। लोकल टैक्स, ये भी माइनस करने की इजाजत है।
फायर टैक्स, लोकल टैक्स। जी बोले कितना? 20। लॉयर फीस फॉर सूट, एक केस हो गया टू रिकवर रेंट। वो बंदा रेंट नहीं दे रहा तो हमने लॉयर को फीस देके रेंट लेने की कोशिश की है। लीगल चार्जेस पेड टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, नहीं, प्रॉपर्टी का टाइटल डिफेंड नहीं करे। और एनी सूट कनेक्टेड विद द, हाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट है। सूट होता है केस, प्रॉपर्टी का ही केस चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी का रेंट हमें नहीं मिल रहा। जी बोले। लॉयर फी, सैलरी ऑफ केयर टेकर हु कलेक्ट्स मंथली रेंट, ऐसे बंदे की सैलरी जो महीने का रेंट लेता है। तो रेंट कलेक्शन चार्जेस एक्चुअल और लोअर ऑफ एक्चुअल। एक्चुअल कितनी है? या 4% ऑफ 1210, 48.4 लोअर। आज कौन सा टेस्ट हाई? इनकम प्रॉपर्टी का। भाई ये हाइब्रिड में फर्स्ट नंबर पे रो में ग्लासेस वाले भाई बैठे हुए, ये नोट करें साथ सोल्यूशन। ये साथ वाले भाई भी चलें यार, ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब इन्होंने सोल्यूशन नोट करना शुरू कर दिया। आई रियली अप्रिशिएट, आई विश आई वुड हैव इन्फॉर्म देम अर्लियर कि सोल्यूशन नोट करना है। कर लिया जी आप लोगों ने, यहां तक कर लिया? ओके नेक्स्ट जी, इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 1% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 1% है, तो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू हमने क्या करनी कि प्रॉपर्टी बाजार में कितने की है, बस उसका 1% लगा के इसने हमें दे दिया, तो यही फिगर यूज कर लेते। कहते मैंने जो इंश्योरेंस कराई हुई है ना, वो प्रॉपर्टी की मार्केट में जो कीमत है उसका 1% इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूं। और भाई तू जितना मर्जी 1% पे करे, 2% पे करे, हमारी बला से, तू बता तूने पे कितना किया बस। हाँ, इसको डिवाइडेड बाय 1 करें, मल्टीप्लाइड बाय 100 करें, तो आपको प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत पता चल जाएगी। प्रॉपर्टी की, रेंट की नहीं, प्रॉपर्टी की, घर कितने का है, उसको हमने क्या करना है, उस फिगर को हमने कहीं यूज ही नहीं करना। तो इसको ग्रॉस अप करना है, यानी 1 से 100 पे लेके जाना है, या इसी को यूज करना है। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉपर्टी की मार्केट में कीमत का 1% है। प्रॉपर्टी की मार्केट में जो मर्जी कीमत हो, हमें उससे क्या। जी 652 क्या चीज? 652 क्या था? 200 माइनस करने के बाद। अच्छा जी, अब एक चीज है, उसको मैंने आपको अगली क्लास में समझाना है, लेकिन अभी मैं डाल देता हूं इसको इधर। असल में ये जो है ना, रेंट फॉर द ईयर अगरचे ड्यू बट इरिकवरेबल, तो इसकी आप लोग 2 एंट्रीज पढ़ते हैं इंट्रो की क्लास में। अगरचे ड्यू बट इरिकवरेबल। अगरचे ड्यू की एंट्री होती है डेटर डेबिट बट इरिकवरेबल, इसकी एंट्री होती है बैड डेबिट। तो ये फिगर इनकम में भी जाती है सेल के तौर पे, और बैड डेट में भी जाती है खर्चे के तौर पे। इसलिए बट इरिकवरेबल का मतलब है इसको खर्चे में भी डाल लो। जी कितना है बैड डेट?
602 पहले ये नोट कर लें, बाकी इंशाल्लाह ना कल की क्लास में आते ही मैं इधर मतलब बताऊंगा। देखें इधर, दो ड्यू बट इररिकवरेबल, दोबारा देखें, दो ड्यू बट इररिकवरेबल। दो ड्यू होने की वजह से हमने कहां डाला है? इनकम में। बट इररिकवरेबल होने की वजह से कहां डाला है? एक्सपेंस में। लेकिन इसकी तफसील इंशाल्लाह हम अगली क्लास में शेयर करेंगे। हल्का फुल्का शायद समझ आ गया हो। दो ड्यू अगरचे मिलना था, बट मिलना था इस वजह से मैंने इनकम में डाला है, नहीं मिला इस वजह से मैंने बैड डेट में डाला है। लेकिन इसको नोट करें आप लोग, डेटर डेबिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट लिखिए एंट्री, और बैड डेट डेबिट क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। प्रॉपर्टी का खर्चा है। ये दोनों एंट्रीज नोट कर ली। इस पॉइंट को इंशाल्लाह अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आप कितने लोग इस तरह तैयारी करेंगे कि जैसे इस मंडे को आई कैप में चैप्टर 4, 9 और 11 का पेपर है, इस संडे को लुट मचा दें पढ़ पढ़ के, पिछला सारा कवर कर दें, ताकि अगले चैप्टर में जब आप जाने पिछले आपको कोई टेंशन ना हो।